जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा का पूरा बिजनेस धूप और गर्मी पर चलता हो, और फिर अचानक महीनों तक बिना रोके मूसलाधार बारिश होने लगे। वरुण बेवरेजेस यानी वीबीएल के साथ बिल्कुल यही हुआ। तो ये कहानी सिर्फ एक खराब तिमाही की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक अप्रत्याशित तूफान से लड़ने और फिर एक शानदार वापसी करने की। हम सब वीबीएल के प्रोडक्ट्स को जानते हैं, है ना? हर दुकान, हर कोने में दिखते हैं। लेकिन 2025 की तीसरी तिमाही में एक ऐसी चुनौती आई जिसने इस बेवरेज जायंट की नींव हिलाकर रख दी थी। पहले तो वीबीएल का स्केल समझना जरूरी है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बाहर दुनिया में पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक की। मतलब इनका कारोबार और इनकी पहुंच बहुत बड़ी है। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। Q3 2025 ये वो वक्त था जब बिक्री को आसमान छूना था, लेकिन भाई आसमान से कुछ और ही बरस रहा था। सोच कर देखिए, आपने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी हो और अचानक झमाझम बारिश शुरू हो जाए। सारा प्लान चौपट। वीबीएल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, बस बहुत बहुत बड़े पैमाने पर। तो Q3 2025 में हुआ ये कि भारत में, जो कि वीबीएल का सबसे बड़ा मार्केट है, मॉनसून कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया और बेमौसम बारिश होती रही। कंपनी ने खुद अपनी रिपोर्ट में माना कि लंबे समय तक हुई बारिश से भारतीय वॉल्यूम पर असर पड़ा। फिर भी किसी तरह उनकी टोटल सेल्स 2.4% बढ़ गई। इससे अंदाजा लगता है कि संकट कितना गहरा था। तो इस बारिश का असर कितना था? भारत में वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 0 पर आ गई। जी हां, 0। एक ऐसी कंपनी के लिए जो हमेशा डबल डिजिट में ग्रो करती आई हो, ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा झटका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ भारत का बिजनेस बिल्कुल ठहर गया था, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट 9% की शानदार रफ्तार से बढ़ रहा था। तो समझ लीजिए, एक तरफ तूफान था तो दूसरी तरफ एक मजबूत सहारा था जो कंपनी को संभाले हुए था। ये चार्ट पूरी कहानी को नंबरों में बयां कर रहा है। लेफ्ट में देखिए, भारत में 178 मिलियन केस बिके। केस मतलब पेटियों में बिक्री। ये आंकड़ा पिछले साल के लगभग बराबर ही था। लेकिन राइट साइड में इंटरनेशनल बिजनेस 96 मिलियन केस तक पहुंच गया, जो इस मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा सपोर्ट बना। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इंटरनेशनल सहारा आखिर आया कहां से। तो इसका जवाब है अफ्रीका। ये वो महाद्वीप था जो वीबीएल के लिए ग्रोथ का इंजन साबित हुआ। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी काम कर गई। जब इंडिया में बिजनेस धीमा पड़ा तो अफ्रीका के मार्केट्स ने इतना शानदार परफॉर्म किया कि उस कमी की भरपाई हो गई। और देखिए, ये कामयाबी किसी एक देश से नहीं आई। साउथ अफ्रीका में डबल डिजिट ग्रोथ, जिम्बाब्वे और कॉन्गो जैसे मार्केट्स में जबरदस्त रिकवरी, केनिया में एक नई शुरुआत और मोरक्को में स्नैक्स की फैक्ट्री का फुल स्विंग में चलना। यह सब दिखाता है कि अफ्रीका में वीबीएल की स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत और फैली हुई है। तो ये तो हुई उस एक तिमाही की बात। लेकिन वीबीएल की सफलता सिर्फ एक क्वार्टर के अच्छे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पर टिकी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जिसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। ये वीबीएल की कामयाबी का आप कह सकते हैं सीक्रेट सॉस है। किसी भी बड़ी कंज्यूमर कंपनी के लिए ये क्लासिक प्लेबुक है। पहला, नए मार्केट्स में जाओ। दूसरा, सिर्फ एक प्रोडक्ट के भरोसे मत रहो। और तीसरा, अपने काम को इतना एफिशिएंट बनाओ कि लागत कम हो और मुनाफा बढ़े। चलिए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहले स्टेप यानी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का सबसे बढ़िया उदाहरण है साउथ अफ्रीका। वीबीएल ने वहां ट्विजा नाम की एक लोकल कंपनी को खरीद लिया। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, जिससे उन्हें वहां का बना बनाया मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक ही झटके में मिल गया। दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट्स में वैरायटी। ये चार्ट देखिए, भले ही सॉफ्ट ड्रिंक्स अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन पानी और जूस जैसे प्रोडक्ट्स का हिस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और वीबीएल सिर्फ पानी या जूस पर ही नहीं रुक रही, वो एड्रेनलिन रश जैसा एनर्जी ड्रिंक ला रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में तो 100% की ग्रोथ देख रहे हैं, और अफ्रीका में तो बियर मार्केट में भी एंट्री कर रहे हैं। मतलब साफ है, कंपनी अब सिर्फ एक तरह के ड्रिंक पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। और तीसरा स्टेप है एफिशिएंसी, जिसका सबसे बड़ा हथियार है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। कंपनी अपनी जरूरत की चीजें, जैसे बॉटल के ढक्कन या प्रीफॉर्म, बाहर से खरीदने के बजाय खुद बना रही है। इससे लागत भी कम होती है और क्वालिटी पे कंट्रोल भी बढ़ता है। तो हमने चुनौती देखी, समाधान देखा और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को भी समझा। अब सवाल यह है कि इन सब का नतीजा क्या निकला।
क्या कंपनी उस मुश्किल तिमाही से वाकई उभर पाई? तो नतीजा ये रहा, उस जीरो ग्रोथ वाली तिमाही के ठीक बाद Q1 2026 में कंपनी ने 18.1% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। तूफान के बाद ये एक वाकई में शानदार वापसी थी। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। कंपनी के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने खुद इस परफॉर्मेंस को मजबूत बताया और इसका क्रेडिट अच्छी डिमांड और डिसिप्लिन को दिया। तो आखिर में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? देवेन चोकसी रिसर्च की रिपोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है, बाय रेटिंग। उनका मानना है कि स्टॉक में अभी भी 16% से ज्यादा की बढ़त की गुंजाइश है। ये VBL की स्ट्रैटेजी और उसके भविष्य पर एक बहुत मजबूत भरोसे का संकेत है। तो एक तरफ घरेलू बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करना और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट्स, खासकर अफ्रीका में तेजी से फैलना, ये 2 इंजन वाली स्ट्रैटेजी BBL को आगे बढ़ा रही है। सवाल यह है कि क्या यही स्ट्रैटेजी उन्हें ग्लोबल बेवरेज इंडस्ट्री में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी? इस पर सोचना तो बनता है।